हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ये जो प्ले है, बहुत लंबा चौड़ा प्ले है, इसका नाम है हैमलेट। ये एक ट्रेजिक प्ले है फ्रेंड, एक दुखद कहानी है। हैमलेट नाम के एक प्रिंस और उसके पिता जो ओल्ड हैमलेट है उनके बारे में। अभी तक की कहानी में हमने ये देख लिया फ्रेंड कि हैमलेट को उसके पिता जो है एक भूत के रूप में मिलते हैं। उसे बताते हैं कि क्लॉडियस जो उनका भाई था उसने उनके कान में जहर डाल दिया और एक दर्दनाक मौत हो गई। तो वो अपने पुत्र से उससे बदला लेने के लिए कहते हैं। अब हैमलेट ये बात किसी को नहीं बताता, लेकिन वो पागल होने का ढोंग करता है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। उसे ये पता लग सके कि वाकई में जो भूत मिला था, उसने जो बात कही है वो सच है या नहीं है। इधर उसका चाचा क्लॉडियस, ये बहुत चालाक व्यक्ति है, जो इसकी हैमलेट की माँ से शादी कर चुका है, जेर्ट्रूड से। वो ये समझ रहा है कि हैमलेट जो है ये नाटक कर रहा है पागल होने का, ये वाकई में पागल नहीं है। फ्रेंड्स, हैमलेट का प्रेम चल रहा था ओफेलिया से। ओफेलिया के पिता पोलोनियस चीफ एडवाइजर हैं थ्रोन के। पोलोनियस और लियर्टस जो उसका भाई है ओफेलिया का, ये दोनों मना करते हैं कि तुम हैमलेट से ज़्यादा मिलना जुलना जो है बंद कर दो, क्योंकि वो हैमलेट तुम्हें वाकई में प्रेम नहीं करता है। वो तो प्रिंस है और तुमसे शादी वो कभी नहीं करेगा, वो केवल तुम्हारे शरीर को चाहता है। ओफेलिया हैमलेट से मिलने से मना कर देती, ये बात वो अपने पिता को बताती है। तो पोलोनियस को ऐसा लगता है कि हैमलेट शायद इसलिए पागल हो गया क्योंकि ओफेलिया ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। अब उससे बात नहीं करती, उसके पत्रों का जवाब नहीं देती, इस कारण से हैमलेट जो है पागल हो गया। पोलोनियस ये बात जा करके क्लॉडियस को बताता है और क्लॉडियस से वो ये कहता है कि महाराज, जो आप कारण जानना चाहते थे कि हैमलेट पागल हो गया है या पागलपन का ढोंग कर रहा है, यानी इसके पीछे क्या राज है। तो वो कहता है कि अब मुझे ये राज पता चल गया, क्योंकि ओफेलिया ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, इस वजह से वो पागल हो गया। क्लॉडियस कहता है कि इस बात का क्या सबूत है, मतलब कैसे विश्वास करें कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। तो पोलोनियस कहता है कि एक बार इनकी मुलाकात कराते, ओफेलिया की और हैमलेट की, और इनके बीच जो बातचीत होती है इससे साफ समझ में आ जाएगा कि इसके पागलपन का क्या कारण। आप चाहें तो आप और आपकी पत्नी जेर्ट्रूड पर्दे के पीछे छुप करके उनकी बातें सुन लें, तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। यहाँ तक हम कहानी देख चुके हैं फ्रेंड। पोलोनियस चला जाता है इनकी मुलाकात कराने की तैयारी में। अब रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टर्न, ये इनकी एंट्री होती है स्टेज पर और ये हैमलेट से मुलाकात करते हैं। तीनों दोस्त आपस में बहुत फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और आपस में ये बातचीत करने लगते हैं। हैमलेट बहुत चालाक रहता है, वो रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टर्न से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, इस जगह पे जो एल्सिनोर नाम है जिसका, जहाँ पे ये हैमलेट रह रहा है। पहले तो ये दोनों जने इस बात को टालने की कोशिश करते हैं, यानी इस क्वेश्चन को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट नहीं मानता। वो उनके पीछे लग जाता, बार बार पूछता है कि तुम बताओ यहाँ पे असली बात क्या है। पहले तो वो कहते हैं कि हम तो केवल तुमसे मिलने के लिए आए, लेकिन हैमलेट बहुत चालाक रहता है और वो समझ जाता है कि उसके चाचा क्लॉडियस और जेर्ट्रूड ने उससे उन दोनों को वहाँ बुलाया है, और आखिरकार वो दोनों ये बात स्वीकार कर लेते हैं। रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टर्न आखिरकार ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि उसके चाचा क्लॉडियस और जेर्ट्रूड ने ही उनको वहाँ बुलाया। अब वो समझ जाता है कि काय को इनको बुलाया गया। वो अपनी दशा को बताता है कि मेरी जो मानसिक दशा है, बहुत ज़्यादा उदास हूँ मैं अपने पिता की मृत्यु से और माँ की जल्दी शादी करने से, चाचा से। ये सब बातें उनके बीच चल रही होती हैं। अचानक से जो है रोजेनक्रांज जो है बात को थोड़ा सा विषय से हटाता है, ताकि जो हैमलेट जो दुख भरी बातें कर रहा है उससे उसका ध्यान भटके। और वो कहता है कि जब हम आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों का नाटक करने वाली जो मंडली रहती है उनसे सामना हुआ था, और वो जो है इस तरफ आ रहे हैं, डेनमार्क की तरफ।
उसी समय पोलोनियस का वहाँ आना होता है फ्रेंड, और पोलोनियस वही खबर सुनाता है कि एक नाटक मंडली यहाँ पर आई हुई है। अब हैमलेट जो है उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है और वो नाटक मंडली के दरबार में पेश होती है, दरबार में आती है। अब ये नाटक मंडली से कुछ प्लेस के बारे में बात की जाती है और लंबे चौड़े स्पीचेस होते हैं, हैमलेट भी स्पीचेस देता है। अब हैमलेट को यहाँ पे एक आइडिया आता है, तो वो नाटक मंडली का जो एक सदस्य रहता उसे अकेले में ले जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुमने द मर्डर ऑफ गोंजागो इस प्ले के बारे में सुना है? तो वो व्यक्ति जो रहता है वो हाँ कहता है कि हाँ मैंने सुना है। तो कहता है कि अगले दिन तुम्हें ये नाटक करना है जिसका नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो, और इसमें से कुछ सीन, कुछ लाइंस जो है मैं लिख करके दूंगा, उन्हें ऐड करना है इस नाटक में। और ये सीक्रेटली बात करता है हैमलेट उस व्यक्ति से, उस नाटक मंडली के सदस्य से, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं दोनों जने। हैमलेट जो है अकेला रह जाता है स्टेज पर, और वो सोचता है कि ये नाटक मंडली के सदस्य जो अभी तक बात कर रहे थे एक प्ले के बारे में और उसके किरदारों के लिए वो कितना दुखी हो रहे थे, जबकि कि वो काल्पनिक किरदार है। और वो स्वयं जो है हैमलेट, उसके पास तो बहुत सारे कारण है दुखी होने के लिए। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, ऑफेलिया ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, उसको बदला लेना है अपने चाचा से, क्लॉडियस से। तो वो मन ही मन सोचता है कि मेरे पास तो इतने सारे कारण हैं दुखी होने के भी और क्रोधित होने के भी, कि मैं अपना अभी तक ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं अपने चाचा से बदला लूँगा, कब लूँगा, कैसे लूँगा। तो ये सब बातें जो है वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है। अब जब हैमलेट थोड़ा शांत होता है तो वो विचार करता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो वो एक विचार बनाता है कि इस नाटक मंडली के द्वारा वो उस सीन को रिक्रिएट करेगा जब उसके पिता ओल्ड हैमलेट को जहर दिया गया था क्लॉडियस के द्वारा और उसकी हत्या की गई थी। वो ये योजना बनाता है कि इसी तरह का एक सीन क्रिएट करेंगे और फिर वो चुपचाप से क्लॉडियस पर नज़र रखेगा कि उसके हाव भाव क्या आते हैं। यदि उसका ओल्ड हैमलेट का जो भूत था वो बात सच कह रहा था तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक अपराध भावना आएगी और वो क्लियर दिखाई देगी। इससे बात सही हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि जो भूत था ओल्ड हैमलेट का, वो जो बात कह रहा था कि उसके भाई ने उसकी जहर दे करके हत्या की है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक फ्रेंड एक्ट नंबर 2 जो है ये ख़त्म हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं एक्ट नंबर 3 और इसका सीन नंबर 1। अब सीन नंबर 1 में फ्रेंड ये सारे लोग जो है यानी क्लॉडियस, जर्ट्रूड, ओफेलिया, रोजेनक्रांट्स, ग्लिंडस्टर्न, पोलोनियस, ये सारे लोग जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं दरबार में। और क्लॉडियस जो है ये रोजेनक्रांट और ग्लिंडस्टर्न इनसे पूछता है कि क्या तुम अभी तक पता लगा पाए कि जो इसकी परेशानी है, ये जो पागलपन दिखा रहा है हैमलेट, इसका वास्तविक रीज़न क्या है। ये दोनों कहते हैं महाराज अभी तक तो इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया क्लियरली, लेकिन आज जो नाटक होने वाला है रात को, इसके बारे में बहुत उत्साही है हैमलेट। इसके बाद फ्रेंड ये दोनों जने वहाँ से चले जाते हैं। अब क्लॉडियस और पोलोनियस ये दोनों अकेले, और ये आपस में उस बारे में बात करते हैं कि ओफेलिया को अकेले में मिलने दिया जाए किसी तरह से हैमलेट से, और ये पर्दे के पीछे से छुप करके देखेंगे कि उसका रिएक्शन क्या होता है, हैमलेट आके क्या बोलता है। तो ये सीन क्या की योजना बनाई जाती है और ओफेलिया से कहा जाता है कि तुम चुपचाप बैठ कर के एक किताब पढ़ना, और उसके बाद जब हैमलेट आएगा तो वो तुमसे क्या बोलता है, क्या रिएक्शन होता है, ये देखेंगे हम उस चीज़ को। अब एक कमरे में फ्रेंड ओफेलिया बैठी हुई है, हैमलेट का वहाँ आना होता है और एक लंबा चौड़ा वो स्पीच देता है, टू बी और नॉट टू बी, ये फेमस बहुत लाइन्स हैं इस नाटक की। उसकी नज़र पड़ती है ओफेलिया पर। ओफेलिया उससे कहती है कि जो तुमने मुझे कुछ पत्र और तुम्हारी जो चीज़ें हैं उनको मैं वापस करना चाहती हूँ। हैमलेट दुखी होता है, क्रोध भी आता है उसको, और वो उसकी ईमानदारी की हालांकि तारीफ करता है। गुस्से में आकर के वो उससे कहता है कि गो टू अ ननरी। ननरी मतलब जहाँ नन रहती हैं,
जैसे मठ आश्रम होते हैं ना, जहाँ पर साध्विकाएँ रहती हैं, तो वो कहता है तुम अपनी जाओ और किसी ननरी में चली जाओ और अपनी लस्ट को यानी काम वासना को अगर तुम चाहती हो कंट्रोल करना तो जाके एक नन बन जाओ। इस तरह की बात वो कहता और वहाँ से चला जाता। हैमलेट के जाने के बाद फ्रेंड क्लॉडियस और पोलोनियस ये दोनों जो छुपे होते हैं पर्दे के पीछे वो बाहर निकल के आते हैं। अब क्लॉडियस पोलोनियस से कहता है कि मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल भी पागल नहीं है, ये केवल पागल होने का ढोंग कर रहा और इसके पीछे कोई कारण है जो मैं जानना चाहता हूँ। पोलोनियस हालांकि अभी भी ये मान रहा है कि ओफेलिया के द्वारा ठुकराए जाने की वजह से ये वाकई में पागल हो गया है हैमलेट। अब क्लॉडियस कहता है कि ये कुछ परेशानी खड़ी करे, इसके पहले जो है इसे यहाँ से दूर भेज देना चाहिए, इसको इंग्लैंड भेज देते हैं ताकि ये कोई बखेड़ा ना कर दे। तो पोलोनियस भी इस बात से एग्री करता है। हालांकि पोलोनियस अभी भी ये मान के चल रहा है कि ओफेलिया के प्यार को ठुकराने की वजह से ये हैमलेट पागल हो गया। अब वो क्लॉडियस से ये कहता है कि ऐसा करते हैं कि एक बार हैमलेट और उसकी माँ की मुलाकात करवाते हैं और उससे पता चल जाएगा हैमलेट अपनी माँ से क्या बोलता है, उस ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उसका ये पागलपन होने का ढोंग कर रहा है या वाकई में पागल है। जो भी सारी बातें ये समझ में आ जाएंगी। इस बात से क्लॉडियस एग्री हो जाता है। अब सीन 2 में क्या होता है फ्रेंड, वो जो नाटक करवाने वाला है हैमलेट, जिसमें उसने उस कहानी को रिक्रिएट किया है जिसमें क्लॉडियस ने उसके पिता ओल्ड हैमलेट को जहर दिया था। वो कलाकारों से बात करता है, उनको समझाता है कि किस तरह से उनको रोल करना है, बहुत नेचुरली उन्हें रोल अदा करना है ताकि ऐसा ना लगे कि ये कोई बड़ा चढ़ा करके नकली घटना जैसी दिखाई जा रही है, ऐसा लगे कि असल में ऐसा हो रहा है। सीओ भी हैमलेट की इस पूरे मामले में मदद कर रहा होता है। हैमलेट उसकी तारीफ करता है उसकी मित्रता की। अब इन सभी लोगों का आना होता है फ्रेंड, क्लॉडियस, पोलोनियस, ओफेलिया, जेरट्रूड, ये सारे लोग आते हैं और नाटक अब शुरू होने वाला है। तो नाटक की शुरुआत होती है कुछ पैंटोमाइम एक्ट से और उसके बाद में जो मूल जो नाटक जो पेश करना चाहता था हैमलेट वो आने वाला है। इस बीच होरेसियो को हैमलेट वो सारी घटना बताया था कि जो घोस्ट से उसकी मुलाकात हुई थी और घोस्ट ने उसको बताया था, यानी उसके पिता ने उसको बताया था कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे षड्यंत्र हुआ, ये सारी बातें होरेसियो को बता देता है। हैमलेट होरेसियो से बोलता है कि जब ये प्ले होगा यानी वो सीन जो रिक्रिएट किया जाएगा तो तुम मेरी मदद करना क्लॉडियस पर नज़र रखने में कि उसका हाव भाव किस तरह से बदलते हैं। इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि उसने वाकई में हत्या की थी या नहीं की थी। अब स्टेज पर फ्रेंड वैसा का वैसा एक सीन क्रिएट किया जाता है जिसमें एक राजा है और उसकी पत्नी है रानी, दोनों बहुत हैप्पीली मैरिड है और उनके बीच में प्रेम को दिखलाया जाता है पहले। उसके बाद राजा नींद में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, जैसा कि ओल्ड हैमलेट के साथ हुआ था, और एक व्यक्ति आता है जो उसके कान में जहर डाल देता है और तड़प तड़प के उस राजा की मृत्यु हो जाती है। इस सीन को देख करके ओफेलिया जो हैमलेट के बगल में बैठी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। हैमलेट उससे कहता है कि कुछ मत बोलो, चुपचाप देखती रहो बस। अब इस नाटक में क्या होता है फ्रेंड, उस राजा को मरते हुए दिखाया गया, वो लेटा हुआ है और मरने की अवस्था में उसकी रानी वहाँ पर आती है। राजा अपनी रानी से कहता है कि तुम दुखी मत हो, मेरे मरने के बाद तुम दोबारा शादी कर लेना। रानी जो है रोती है, बहुत बिलखती है, दुख मनाती है और कहती है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है कि जितना प्यार मैंने तुमसे किया मैं किसी और से कर पाऊँ, और यदि मैं तुम्हारे मरने के बाद यानी विधवा होने के बाद दूसरी शादी करने की सोचूं तो भी मैं ये नहीं कर सकती। यानी कि बिल्कुल वैसे ही सीन क्रिएट किया जाता है जैसा कि उसको लग रहा था कि ऐसा हुआ होगा उसके पिता के साथ। अब ये सब चीज़ें हैमलेट देख रहा होता है, अपनी माँ के हाव भाव, क्लॉडियस के हाव भाव कैसे आ रहे हैं, और वो जेरट्रूड से पूछता है कि उसको ये सीन कैसा लगा। यहाँ पे जेरट्रूड एक फेमस लाइन कहती है, द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक्स।
यानी कि एक महिला के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता विरोध करने के लिए, यानी उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा विरोध जता सके। अब जैसा कि वास्तविक घटना में हुआ था, क्लॉडियस जो चाचा था वो राजा बन जाता है। ऐसे ही सेम उसमें भी, उस नाटक में भी जो राजा मर गया था उसका छोटा भाई जो है वो राजा बन जाता है। अब ऐसा दिखाया गया कि वो जो नया बना राजा है, चाचा जो है, उसका नेफ्यू यानी भतीजा जो है, जिसका नाम रहता है ल्यूसियानस, ल्यूसियानस वहाँ पर आता है। और वो जो नया राजा जो बना है वो लेटा होता है, और वो ल्यूसियानस क्या करता है, उसके कान में आके जहर डाल देता है। हैमलेट इस पूरी घटना को, पूरे सीन को जो है बहुत ध्यान से देख रहा होता है, उससे रहा नहीं जाता और वो खड़ा होकर के बोलने लगता है कि जल्दी ल्यूसियानस, वो जो ये जो राजा है, जो दूसरा राजा बना, इसकी पत्नी का दिल जीत लेगा, यानी अपनी माँ का दिल जीत लेगा। अब ये सारा सीन देख करके क्लॉडियस का पारा बहुत हाई हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, और उसे कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है कि ये सब हैमलेट का किया धरा है। वो गुस्से से खड़ा होता है और नाटक को बंद करने की बोलता है, और वहाँ से जर्ट्रूड को लेकर के चला जाता है। फ्रेंड, क्लॉडियस का इस तरह से क्रोधित होना इस बात को सिद्ध कर देता है कि जो घोस्ट ने कहा था वो बात बिल्कुल सही थी। होरेसी और हैमलेट दोनों इस बात का जश्न मनाते हैं कि उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि जो घोस्ट हैमलेट ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही थी। क्लॉडियस के हाव भाव से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी थी। अब ग्लिंडस्टन और रोजेनक्रांज जाते हैं हैमलेट से मिलने, और वो कहते हैं कि तुमने इस तरह का नाटक करवा करके अपने जो चाचा हैं क्लॉडियस, उनको बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। तुम्हारी माँ जर्ट्रूड जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और वो तुमसे मिलना चाहती है अकेले में। इसी बीच पोलोनियस का भी वहाँ आना होता है। पोलोनियस भी वही बात दोहराता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुमसे बात करना चाहती है। अब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, हैमलेट अकेला रह जाता है, और वो अपने आप से ही बात करने लगता है। एक सोलिलोक्य होता है, उसमें वो बोलता है कि वो अपने माँ के प्रति कठोरता से व्यवहार करेगा। हालांकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, जैसा कि उसके घोस्ट पिता ने कहा था कि तुम्हारी माँ से तुम बदला मत लेना, वो बेचारी भोली है, उसको नहीं पता ये सब चीज़ें। और इसके साथ फ्रेंड ये सीन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। अब सीन 3 की स्टार्टिंग होती है फ्रेंड कि क्लॉडियस अपने सिंहासन पर बैठा है, और वहाँ पे रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन को बुलाया जाता है। इनको एक सील्ड लिफाफा देता है क्लॉडियस, और कहता है कि तुम हैमलेट के साथ में इंग्लैंड चले जाओ, यानी हैमलेट को मान ले जाओ इंग्लैंड। और ये जो लिफाफा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये पत्र मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, इसको जाके वहाँ के राजा को दे देना। रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन थोड़े से फुलिश टाइप के बच्चे बताए गए, जो ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहे होते हैं। वो केवल इसी बात में खुश हैं कि वो शाही घर में रह रहे हैं, शाही लोगों के साथ रह रहे हैं, और राजा उन पर कितना विश्वास कर रहा है। वो इसी बात से खुश हैं कि राजा उन पे इतना विश्वास कर रहा है और उनको कोई काम सौंप रहा है, वो इसी बात में खुश है। रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन वहाँ से चले जाते हैं। अब पोलोनियस का वहाँ पे आना होता है। पोलोनियस क्लॉडियस से कहता है कि हैमलेट अपनी माँ से मिलने के लिए राजी हो गया और वो जा रहा है वहाँ पे, और मैं पर्दे के पीछे छुप जाऊंगा और उनके बीच होने वाली बातचीत को देखूंगा। अब पोलोनियस वहाँ से चला जाता है, और क्लॉडियस अब अकेला है। अब वो अपने पापों के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसने अपने भाई की हत्या की, केवल सिंहासन को पाने के लिए, और उसकी पत्नी जो थी जर्ट्रूड को पाने के लिए। जर्ट्रूड को चाहता था। वो बहुत दुखी होता है, आत्मग्लानि आती है, लेकिन वो जो है ये बात को स्वीकार भी करता है कि किसी न किसी कीमत पे मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए थी। तो अब मैंने ये पाप जो कर दिया है, इसका फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है, अपने आत्मग्लानि से जो दुखी होता है, और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। जब वो प्रार्थना कर रहा होता है तो हैमलेट का पीछे से आना होता है। क्लॉडियस फ्रेंड घुटनों के बल बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, और हैमलेट उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। एक पल को हैमलेट के मन में विचार आता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, और वो आसानी से क्लॉडियस को मार के बदला ले सकता है। लेकिन फिर उसके मन में आता है कि अभी चूंकि ये प्रार्थना कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, अगर इस समय उसको मार दूंगा तो ये सीधा स्वर्ग चला जाएगा,
और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो स्वर्ग जाए। तो वो इस विचार को त्याग देता है और वो सोचता है कि मैं इसको ऐसे समय मारूंगा जब कोई ये पाप या कोई बुरा काम कर रहा होगा, उस समय इसको मारूंगा। तो बाद में देखेंगे इस बात को। और वो आगे अपनी कमरे में माँ के कमरे की तरफ चला जाता है। अब हैमलेट का आना होता है फ्रेंड जेरट्रूड के कमरे में, और इससे पहले जो है पोलोनियस एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। हैमलेट आता है, अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहता है और ये दुख जताता है और नाराज़गी और क्रोध इसमें शामिल रहता है कि तुमने अपने देवर से शादी यानी उसके चाचा से शादी क्यों कर ली, क्यों तुम्हारे अंदर इतनी वासना भरी थी कि तुमने उसके मरने के बहुत जल्दी, ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं किया और तुरंत शादी कर ली। ऐसा बहुत सारी बातें कहता है, बहुत बुरा भला कहता है। वो जेरट्रूड को एक दर्पण, एक मिरर के सामने ले जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जो है इनर मोस्ट पार्ट को रिवील कर दूंगा, तुम्हारे जो भी सुंदरता है इसको ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि वो गुस्से से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा दुखी था अपने पिता की मृत्यु से। जेरट्रूड को अचानक से ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी हत्या करना चाहता है। वो घबरा जाती है इस तरह की बात करने से हैमलेट की, और वो चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प, मदद के लिए। पोलोनियस जो कमरे पर्दे के पीछे छुपा रहता है फ्रेंड, वो भी, उसको भी ये डर लगता है कि कहीं हैमलेट गुस्से में आकर के अपनी माँ की हत्या ना कर दे, तो उसके मुंह से भी चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ, इस तरह से। हैमलेट को अचानक से जो ये चीख आती है पोलोनियस की, इससे वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये क्लॉडियस है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ। वो गुस्से में बहुत ज़्यादा आग बबूला तो हो ही रहा था अपनी माँ से, तुरंत अपनी तलवार निकालता है और वो जो आकृति पर्दे के पीछे रहती है उसके पेट में तलवार घुसेड़ देता। और जब नीचे गिरता है वो व्यक्ति, तो अब वो देखता है कि ये क्लॉडियस नहीं, ये तो पोलोनियस है। और पोलोनियस तुरंत पे जो है जैसी तलवार उसके पेट में घुसेड़ जाती है, वो वहाँ मर जाता है। जब हैमलेट देखता है फ्रेंड कि उसने गलती से क्लॉडियस की बजाय पोलोनियस की हत्या कर दी है, तो वो कहता है कि कैसा मूर्ख, एक रैश इंट्रूडिंग फूल, एक मूर्ख घुसपैठिया था और वो मर गया। वो ज़्यादा कोई खेद नहीं जताता और माँ को फिर से जो है ले जाके एक जगह बिठाता है और थोड़ा सा प्रेम से उससे बातें करता है और 2 तस्वीरें निकाल के उसे दिखाता है, 2 पोर्ट्रेट्स निकालता है। पहला पोर्ट्रेट रहता है उसके मर चुके पिता ओल्ड हैमलेट का, और दूसरा रहता है क्लॉडियस का। वो अपनी माँ को ये दोनों तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि देखो ये दोनों तस्वीरें जो हैं इनमें कितना अंतर है। पहला जो है, ये डिस्क्राइब द टू एज अपोजिट, वो ऐसे वर्णन करता है कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। पहला जो है ये ऑल नोबिलिटी एंड वर्च्यू, पहला जो है इसमें कुलीन, सभ्य, सदाचार, एक महान व्यक्ति। और दूसरा जो क्लॉडियस का है उसमें दुराचार और पाप, दुष्कर्म भरा हुआ है। इस तरह से दोनों तस्वीरों को दिखा करके वो बात करता अपनी माँ से। फ्रेंड्स, हैमलेट जब इस तरह से तुलना करता है दोनों की, तो जेरट्रूड भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको लगता है कि उसने भी कितना बड़ा पाप कर दिया। हैमलेट जो गुस्से और आवेग से भरा हुआ था और इतने समय से जो उसके मन में सब बातें थी, वो सारी बातें जो उड़ेल देता और माँ को जो है बहुत ज़्यादा बुरा भला कंटिन्यू बोलता चला जाता। तो उसकी माँ जो है फ्रेंड ये सारी बातें सुन करके रो रही होती है और दुखी हो रही होती है बहुत ज़्यादा। इसी बीच ओल्ड हैमलेट का घोस्ट यानी जो भूत रहता है वो दोबारा से वहाँ प्रकट हो जाता है और वो घोस्ट आकर के हैमलेट से कहता है कि अपनी माँ को टॉर्चर करना बंद करो, मैंने तुम्हें मना करा था कि तुम अपनी माँ से बदला नहीं लेना है, तुम अपनी ड्यूटी जो है क्लॉडियस से बदला लेने की, इसे मत भूलो, तुम अपनी माँ को तंग मत करो। उसकी इसमें ज़्यादा कोई गलती नहीं है, उसको पता नहीं था इस बारे में। अब ये भूत जो है फ्रेंड केवल हैमलेट को दिखाई दे रहा होता है और उसकी माँ जेरट्रूड जो है जब ये देखती है कि ये हवा से बातें कर रहा है, यानी अकेला खड़ा है और बातें कर रहा है हवा से, ऐसा लग रहा है कि हवा से बातें कर रहा है, उसके मन में आता है कि ये तो निश्चित रूप से पागल हो चुका है। उसको देखती कि ये हवा में बातें कर रहा है या अपने आप से बातें कर रहा है, यानी जो वाकई में पागल हो गया।
हैमलेट वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते ये ज़रूर कहता है कि जैसा आप समझ रही हो कि मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैमलेट जो है जाते जाते अपनी माँ से ये बोलता है कि तुम्हें अपने इस शादी करने के जो काम तुमने किया है इस पर पछताना चाहिए, और आज रात को तुमको उसके साथ नहीं सोना चाहिए, क्लॉडियस के साथ। तो हैमलेट जो है वहाँ से जाते समय जो पोलोनियस की लाश रहती है उसे खींच करके वहाँ से ले जाता। कुछ समय बाद ही फ्रेंड ये बात उसको पता चल जाती है कि क्लॉडियस उसे इंग्लैंड भेज रहा है और रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन के साथ में भेज रहा है, और वो ये बात समझ जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, और वो उन दोनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। इसी के साथ ही फ्रेंड एक्ट नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं एक्ट नंबर 4 का पहला सीन। अब जैसे ही हैमलेट वहाँ से चला जाता है, क्लॉडियस जेल्ट्रूड से पूछता है कि तुम्हारे और हैमलेट के बीच में क्या बात हुई। सारी घटना उसे बताती है, किस तरह से उसने अपनी माँ को बुरा भला कहा और वो जो है गलती से उसने पोलोनियस की हत्या कर दी। अब वो पूछता है क्लॉडियस की कहाँ चला गया, हैमलेट कहाँ पर है। वो कहता है वो तो यहाँ से चला गया और साथ साथ पोलोनियस की लाश को भी ले गया। अब क्लॉडियस फ्रेंड रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन से कहते हैं कि जाओ जाके हैमलेट को ढूंढो कि वो कहाँ है, और ये भी पता लगाओ कि उसने पोलोनियस की लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाया। अब फ्रेंड रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन की मुलाकात होती है हैमलेट से। वो हैमलेट से पूछते हैं कि उसने पोलोनियस की लाश को कहाँ रख दिया, कहाँ ठिकाने लगा दिया। हैमलेट बहुत चालाक व्यक्ति रहता, वो उनकी बातों को ऐसी मजाक में घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करके जो हवा में उड़ा देता, और वो इस बात को बिल्कुल नहीं बताता है कि उसने लाश को कहाँ रख दिया, कहाँ ठिकाने लगा दिया। अब पोलोनियस की हत्या से क्लॉडियस बहुत घबराया हुआ है, और उसे लगता है कि जिस तरह से आसानी से पोलोनियस को हैमलेट ने मार दिया, वो किसी ना किसी दिन निश्चित रूप से उसकी भी हत्या कर देगा। अब रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन हैमलेट को लेकर के दरबार में आते हैं जहाँ क्लॉडियस बैठा हुआ है। क्लॉडियस उससे पूछता है कि तुमने पोलोनियस की लाश को कहाँ रखा है। पहले तो वो वही पागलपन का ढोंग करता है और जो है फिजूल की बातें करता है बहुत देर तक। फिर वो कहता है कि मैंने लाश को जो एक लॉबी है उस लॉबी की सीढ़ियों के पास कहीं छुपा दिया। क्लॉडियस अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ ढूंढ के लाओ लाश को। अब वो हैमलेट से कहता है क्लॉडियस कि ये हत्या जो की है तुमने, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि जैसी योजना बनाई गई थी तुम्हें इंग्लैंड तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो जो है बहुत सारे क्रोध का, जनता का और दरबारियों का, क्योंकि चीफ एडवाइज़र था पोलोनियस, इनका सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि मुझे तुम्हें सज़ा देना पड़े। तो वो कहता है कि तुम ग्लिंडस्टन और रोजेनक्रांज के साथ तुरंत इंग्लैंड निकल जाओ। हैमलेट जो फिर से वही पागलपन का ढोंग कर रहा होता है, हंसी कर रहा होता है, मजाक कर रहा होता है, और वहाँ से चला जाता है। क्लॉडियस जो जिसने एक लेटर पहले से तैयार करके रखा है इंग्लैंड के राजा के लिए। अब इंग्लैंड को ये जो है डेनमार्क का राजा है ये पहले ही हरा चुका है ना, एक युद्ध में इंग्लैंड के राजा को हरा चुका है। इस वजह से क्या है कि इंग्लैंड का राजा ऋणी है उनका, तो वो एक पत्र जो है इंग्लैंड के राजा के लिए पहले से तैयार करके रखता है, क्योंकि उसे उसके ऑर्डर को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वो उनसे हारा हुआ है। अब सीन 4 स्टार्ट होता है फ्रेंड। सीन 4 में अब जो नॉर्वे का प्रिंस है फोर्टिनब्रास, वो अपनी सेना लेकर के डेनमार्क की बॉर्डर पे पहुंच चुका है, और उसे जाना है पोलैंड पर हमला करने के लिए जाना है, जिससे कि डेनमार्क से होकर के उसको गुजरना पड़ेगा। वह अपने एक सैनिक को क्लॉडियस के दरबार में भेजता है इस अनुमति को लेने के लिए कि उन्हें सुरक्षित रूप से डेनमार्क से होकर जाने दिया जाए, कि वो पोलैंड पर हमला करने के लिए जा रही है उनकी सेना। अब कैप्टन फ्रेंड जो क्लॉडियस के दरबार में फोर्टिनब्रास भेजता है बात करने के लिए, वो वहाँ से निकलता है और फोर्टिनब्रास भी उस सीन से हट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि हैमलेट जो है वो उसको भेजा जा रहा है रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन के साथ में इंग्लैंड।
इस बीच ये जो कैप्टन क्लॉडियस से मिलने जा रहा होता है, इन दोनों की मुलाकात होती है, यानी कि उस कैप्टन की और हैमलेट की। अब हैमलेट उससे पूछता है फोर्टिनब्रास की सेना के बारे में कि वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। तो कैप्टन उससे बताता है कि फोर्टिनब्रास जो है ये पोलैंड पर हमला करने जा रहा है, और ज़मीन का एक जो टुकड़ा है जिसे नॉर्वे कहता है कि ये हमारा है, उस टुकड़े को पाने के लिए ये हमला किया जा रहा है। हालांकि वो ये बात कहता है वो जरा सा एक ज़मीन का टुकड़ा है जो बंजर है, किसी काम का नहीं है, फिर भी ये फोर्टिनब्रास उस ज़मीन के टुकड़े के लिए पोलैंड पर हमला करना चाहता है। हमें कैप्टन कहता है कि पोलैंड भी जो है एक डिस्प्यूट को बढ़ाने में उत्सुक है। हैमलेट कहता है कि पोलैंड वाले जरा से ज़मीन के बंजर और बेकार से टुकड़े के लिए शायद ही तुमसे युद्ध करें, लेकिन कैप्टन कहता है कि नहीं, वो तो पहले से डिस्प्यूट को बढ़ावा दे रहा है। और इस तरह की बात ख़त्म हो जाती है, हैमलेट वहाँ से हट जाता है और वो कैप्टन अपनी छोटी सी एक सेना की टुकड़ी जिसके साथ में वो जा रहा होता है वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे हैमलेट का सॉलिलॉक को दिखाया फ्रेंड, वो फिर से वही लंबे लंबे स्पीचेस देता है और बातें करता है, और उस कैप्टन के जाने के बाद बोलता है कि ये कैसे मूर्ख लोग हैं जो ज़मीन के एक जरा से टुकड़े के लिए जो यूजलेस है अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ जिसके पास बहुत सारे रीज़न है अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने के लिए, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। यानी जो क्लॉडियस से उसे बदला लेना है उस बारे में वो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है, वो अपनी ये जो है असहायता है इसका दुख मनाता है। अब फ्रेंड्स सीन नंबर 5 की शुरुआत होती है। तो डेनमार्क का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पे क्लॉडियस और जेर्ट्रूड बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति आता है और बताता है आके कि ओफेलिया जो है अपने पिता की मौत की खबर सुन करके पागल हो चुकी है और वो जेर्ट्रूड से मिलना चाहती है। जेर्ट्रूड को दुख था इस बात का कि पोलोनियस की हत्या हो गई। वो मिलना तो नहीं चाहती है, लेकिन जो है अनिच्छा पूर्वक उसे सहमति दे देती है ओफेलिया को आने की। ओफेलिया की एक नाटकीय एंट्री होती है फ्रेंड, और आ करके वो कई छोटे छोटे से एक मेलनकोली वाले सॉन्ग्स यानी उदासी भरे गीत गाती है। अब फ्रेंड राजा जो रहता है यानी क्लॉडियस, ये ओफेलिया को देखता है और ये समझ जाता है कि ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसको ये इस बात का बहुत दुख है कि पोलोनियस की जो है अनटाइमली डेथ हो गई है। वो उसको सांत्वना देते हैं दोनों जने मिलके ओफेलिया को, लेकिन ओफेलिया ऑलमोस्ट पागल हो चुकी है। वो उसी तरह से बहकी बहकी बातें करती है, मेलनकोली सॉन्ग्स गाती है। अब वो वहाँ से ये बात कह के चली जाती है कि लियर्टस को इस बात का पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, ये धमकी सी दे करके वहाँ से चली जाती है। अब क्लॉडियस जेर्ट्रूड से कहता है कि ये हैमलेट ने जिस तरह से पोलोनियस की हत्या की, फिर उसकी लाश को चुपचाप दफना दिया जाने कहाँ पे, ये बात हमारे बहुत खिलाफ जाएगी। हमारे न केवल दरबारी बल्कि जो पोलोनियस का पुत्र लियर्टस इस बात से जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, असंतोष होंगे और बहुत ज़्यादा बखेड़ा हो जाएगा इस बात पे। क्लॉडियस जेर्ट्रूड को ये भी बताता है कि ऐसा सुनने में आया कि लियर्टस फ्रांस पेरिस में जहाँ रहता है वहाँ से वो वापस आ चुका है। अब तुरंत फ्रेंड इसके जस्ट बाद एक दरबारी आता है और ये खबर देता है कि लियर्टस एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ में राजा से मिलने का इच्छुक है, और वह हिंसक भीड़ जो मॉब है वो ये डिमांड कर रही है कि जो है क्लॉडियस को अपना सिंहासन त्यागना पड़ेगा और लियर्टस को राजा बनाया जाएगा। ये भीड़ जो है विद्रोह पे उतारू है। क्लॉडियस अनुमति देता है लियर्टस को आने की। लियर्टस अकेला आता है और अपने फॉलोअर्स को वहीं छोड़ देता है कि तुम यहीं रुको, मैं बात करता हूँ। लियर्टस जो है अपने पिता की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्से से भरा है, गुस्से से आग बबूला, और लियर्टस आकर के क्लॉडियस से सीधा सीधा बोलता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, पोलोनियस की लाश कहाँ पर है। अब ये बात तो पता ही नहीं है, क्लॉडियस को भी नहीं पता कि हैमलेट ने उसकी लाश को कहाँ गाड़ दिया। क्लॉडियस जेर्ट्रूड से कहता है कि मेरे और लियर्टस की बात के बीच में तुम बिल्कुल मत बोलना, तुम चुपचाप बैठी रहो।
वो लियरटस को सांत्वना देने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि जितना दुख तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का है, उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है, और मैं तुम्हारा कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी साइड ही खड़ा हूँ, मुझे भी उतना ही ज़्यादा दुख है। क्लॉडियस फ्रेंड सांत्वना देता है लियरटस को और बताता है कि कैसे हैमलेट ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को भी छुपा दिया कहीं पे। इसी बीच ऑफेलिया का वहाँ आना होता है, एक फूलों का बहुत बड़ा सा बंडल लेकर के आती और फिर से वही मेलनकॉली सॉन्ग्स यानी दुख से भरे गीत गाने लगती है। अपनी बहन के इस पागलपन की अवस्था को देख करके लियरटस जो है और ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक तो पिता की मृत्यु और दूसरा उस पिता के मरने के कारण जो उसकी बहन पागल हो गई, उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है। क्लॉडियस उसको सांत्वना देता है और उससे कहता है कि तुम हैमलेट को ढूंढने में जो है कोशिश करो, उसको ढूंढने की, और उसके मिलने के बाद ही पोलोनियस की लाश का पता चल पाएगा। लियरटस जो है क्लॉडियस की बात सुन करके काफ़ी हद तक जो है सहमत हो जाता है और शांत हो जाता है, और वो जो विद्रोह पर उतारू था उस चीज़ से हट जाता है, यानी वो क्लॉडियस की बात मान लेता है। यहाँ पे